धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साधना जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। और मैं विजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत एक भजन के साथ कर लेते हैं। इतने और साथी सेवादार जुड़ेंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे चलेगा। और आज का प्रोग्राम बड़ा ज्ञानवर्धक नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक रहेगा कि बहुत सारे जो वहम भुले के संगत के बीच में डाले जा रहे हैं, तो उन सब से थोड़ा सा कोशिश करूँगा आप सबके पर उसका असर ना हो साहब। तो कोशिश रहेगी मेरी, लेकिन एक विनती का वजन है, फिर उसे लगा लेते हैं। इतने और साथी सेवादार जुड़ेंगे, प्रोग्राम को प्रोग्राम की रफ्तार से चलाएंगे और जैसा विप्रो जी ख्याल देंगे उस पर चर्चा रहेगी साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मिलता है साचा सुख केवल सतनाम जी तुम्हारे चरणों में, यही बेनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतनाम जी तुम्हारे चरणों में, यही बेनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मेरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बनी रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतनाम जी तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो,
चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल क्या नाम जी तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल शब्द नाम जी तुम्हारे चरणों में। दीघा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह हर शाम रहे, दीघा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल क्या नाम जी तुम्हारे चरणों में, यही बेनती है पल पल दिन दिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। धन सद्गुरु तेरा ही धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, आप सबका स्वागत है अपने प्रोग्राम सच की राह में। चलिए ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, क्योंकि मैं आपको एक दिखा दूं, ये एक सवाल जवाब का प्रारूप है जो SIT ने पूछा था पिताजी को। मैं आपको दो चीज़ें हैं मेरे पास। ये ऐसा नहीं कि SIT ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सवाल जवाब जारी कर दी है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता
तो शायद देश के सभी प्रमुख अखबारों में ये सवाल जवाब छपे होते हैं। पहली बात। दूसरा, सच की राह कार्यक्रम इस सवाल जवाब की पुष्टि नहीं करता है कि ये वही सवाल हैं जो एसआईटी ने पूछे या वही जवाब हैं जो पूज्य हजूर पिताजी ने दिए। लेकिन अगर ये बात लीक है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा, सवाल जवाब रहे होंगे। तो मैं आपको दो चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक तो मैं आपको ये जो मेरे पास पेपर्स हैं 12 पन्ने का सवाल जवाब है, तो मैं इसे आपको पहले एक बार यहाँ से दिखा दूँ, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, साथ में एक साथ बढ़ेंगे सर। ये एक अखबार है दैनिक भास्कर, ये उसका पेज है। ये आप देखें, ये लिखा है कि राम रहीम से पंजाब पुलिस के सवाल जवाब। हनीप्रीत गुफा और डेरे को लेकर 114 सवाल पूछे। बेअदबी के हर आरोप से डेरा मुखी का इनकार। ये देखें, बेअदबी सुनारिया जेल में राम रहीम से पंजाब पुलिस की एसआईटी से सवाल जवाब। और जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखा दूँ, फिर पेपर से दिखाऊंगा कि ऐसे पकड़ के प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होगा। ये रहा, यहाँ से देखें, आप लिखा है कि पढ़िए राम रहीम से सवाल और उनके जवाब। ये इसी का प्रिंट आउट है, जो ये आप खबर देख रहे हैं इस पर स्क्रीन पर, उसी का ये प्रिंट आउट है। आप सबसे ऊपर देखें, ये लिखा है पढ़िए राम रहीम से सवाल और उनके जवाब। सवाल जामे इंसा का क्या मकसद था, आप देख सकते हैं, ये यहीं पर है। एज इट इज़ मैंने प्रिंट आउट निकाला है इसका, और मुझे सरलता होगी बार बार वहाँ स्क्रीन पर दिखाकर ये कर पाना संभव नहीं था, तो मैंने ये एक प्रारूप है पन्ने का। और मैं कुछ उछल कूद करने वाले सेवादार भी आ गए, तो मैं मैसेजेस को हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों का मकसद, देखिए मैं सेवादारों को गलत नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि सेवादार को लगता है कि मैं पिताजी के पक्ष में बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ यहाँ नहीं पता कौन किसके हाथ की कठपुतली है। लेकिन मैं एक बात बड़े जिम्मेवारी और ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि जो पूज्य हजूर पिताजी के जाने के बाद पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की स्थिति में या करना चाहते हैं, लेकर के पहले नंबर के सेवादार से लेकर अंतिम पायदान पर जो सेवादार है, उस पूरे सिस्टम को जो कोलैप्स करना चाहता है, जो डैमेज करना चाहता है, वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता। क्योंकि पिताजी को जेल भेजना ये मकसद नहीं है। पिताजी को जेल भेजने के बाद उसके बनाए गए सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना मकसद है असली। तो मेरी किसी भी बात का आप बुरा ना माने, और मैं तो आपकी बात का बुरा मानता ही नहीं। आप कुछ भी लिखो मेरे बारे में, आप लिखते हैं अच्छा लगता है, जो भी आपको लिखना है वो आपकी मानसिकता, आप क्या लिख रहे हैं। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करता हूं। अब पहले सवाल से शुरू करेंगे, और मैसेज हाइड कर रहा हूं। आप सिर्फ जो मालिक के प्यारे प्रोग्राम जुड़ के देख कर समझना चाहते हैं, सिर्फ नारा लिख करके काम चलाइएगा। बाकी आपके सबके नारे बेपरवाह जी मंजूर करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप पढ़िए राम रहीम जी से सवाल और उनके जवाब। सवाल है, पहला सवाल है, जो मैं कोशिश करूंगा कि आज ये सारा चिट्ठा आज ही ख़त्म करूं, क्योंकि जो अफवाह जो चलाई जा रही है, जो फैलाई जा रही है ना, तो मैं उस पर भी बदस्तूर अच्छे से बात करूंगा। जामे इंसा करने का क्या मकसद था? गुरु गोविंद सिंह की नकल किस मकसद से की? इसकी सलाह किसने दी? ये एक सवाल है एसआईटी का पूज्य हजूर पिताजी से। तो पिताजी ने जवाब दिया, किसी ने कोई सलाह नहीं दी। दूसरा सवाल, जामे इंसा प्लाने, मैं एक मिनट टिक भी करता हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं कि कितने सवाल हैं। मैं भी गिनती लिखूंगा तो मुझे भी आइडिया नहीं कितने सवाल हैं टोटल ओवरऑल। हाँ, पहला सवाल हो गया साहब, जामे इंसा करने का मकसद क्या था। दूसरा सवाल है, जामे इंसा पिलाने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए किसने कहा? क्या उस माफ़ीनामे पर आपके हस्ताक्षर या आपके साइन हैं? तो पिताजी ने कहा कि मुझे चारों धर्मों के कुछ पैरोकार मिले थे, उनके कहने पर माफ़ी मांगी, मैं उनके नाम नहीं जानता। अब एक बात देखिए, आपको याद होगा जब जामे इंसा वाला विवाद हुआ तो स्वामी अग्निवेश, मुझे एक नाम तो याद आ रहा है, स्वामी अग्निवेश थे, एक फादर कुछ थे, जोसेफ आई थिंक, और 2 और आए थे अलग अलग धर्मों के। तो वो तमाम लोग, मुझे एक प्रतिनिधिमंडल था, एक मिल आकर के पिताजी से मिला। उन्होंने कहा कि जी देखिए बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, ये अभी तक तो सिख और डेरों का मसला लग रहा है, लेकिन कहीं हिंदू सिख ना बन जाए। तो पिताजी ने उस मसले की गंभीरता को समझते हुए उनकी बात का मान रखा। जब वो लोग आए हैं जो, उनकी बात का मान रखा, और पिताजी ने कहा कि मुझे चारों धर्मों के कुछ पैरोकार मिले थे, उनके कहने पर माफ़ी मांगी, मैं उनके नाम नहीं जानता। सवाल नंबर 3, बठिंडा में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज हुआ था, उसमें जो पोशाक कब्जे में ली गई थी
वो अब कहाँ है? पिताजी ने जवाब दिया, वो पुलिस के पास होगी। सवाल नंबर 4, अपने समधी हरमिंदर जस्सी को क्यों मरवाना चाहते थे? मोड़ बम ब्लास्ट का क्या मकसद था? अभी एक चीज़ और मैं बीच बीच में कुछ एक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा कि आप ये देखिए कि अभी हाल ही में कुछ दिन से मोड़ मंडी, बरगाड़ी, ये तमाम तरह के जिनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनको प्रोग्राम डे बाय डे किए गए उन सब चीज़ों, मोड़ मंडी ब्लास्ट, जबकि डेरे का कोई लेने देना नहीं था इसमें। लेकिन फिर भी पिताजी के कि भाई कुकर था, ये था, कार थी, पता नहीं तमाम चीज़ें जोड़ी गई और उसी को एक सवाल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन जब आप प्रोग्राम सुनते हैं, आप मुझसे पूछते हैं, मुझे भी कई बार लगता है देख लो, मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं हैरान होता हूँ कि जिन चीज़ों का मसला मैं कहता हूँ कि पिताजी को लाना है मैंने, और मैं पिताजी को लाने के सवाल पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मोड़ मंडी का ब्लास्ट हो गया, बरगाड़ी हो गया, इसे पकड़ लो, उसे छोड़ दो, ये क्यों आ गया, वो क्यों घुस गया, तमाम संगत को गुमराह करने का जो ताना बाना बुना जा रहा है, बड़ा ही खतरनाक है। साथ संगत जी, समझने की जरूरत है। ये सवाल आप ध्यान दीजिएगा, मोड़ मंडी ब्लास्ट का क्या कनेक्शन है बेअदबी मसले से? कोई लेने देना नहीं दोनों चीज़ों का, लेकिन उन सवालों को भी पूछा हजूर पिताजी से, जो ये दैनिक भास्कर में जो छपा है उसके बिहाफ पर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पिताजी से अरनगल सवाल भी हैं, चाहे उनको लगता हो कि इन सवालों का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरी जानकारी, मेरे समझ के हिसाब से मोड़ मंडी ब्लास्ट का बेअदबी मसलों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि अलग अलग काल में दोनों चीज़ें हुई हैं। सवाल है ये, चौथा सवाल है, अपने समधी हरमिंदर जस्सी जी को क्यों मरवाना चाहते थे? मोड़ बम ब्लास्ट का क्या मकसद था? पिताजी ने जवाब दिया, यह गलत है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सवाल नंबर 5, खट्टा सिंह के बाद तुम्हारा ड्राइवर कौन था? जवाब दिया पूज्य पिताजी ने, फूल मेरा ड्राइवर रहा है, खट्टा सिंह कभी भी मेरे ड्राइवर नहीं रहा। क्योंकि मीडिया में अक्सर कहा जाता है कि राम रहीम जी का ड्राइवर है खट्टा सिंह, जिसके बयान के आधार पर पिताजी को सजा हो गई है। जवाब, सवाल है, तुम्हारी फिल्में किस बैनर में बनती थी, उसमें कितना पैसा कमाया? जवाब, जो पिताजी ने जवाब दिया है, यह हकीकत एंटरटेनमेंट के बैनर के तले बनी है। कमाई के बारे में दर्शन सिंह जी बता सकते हैं, इसके रिकॉर्ड के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। सवाल, जब मैं सवाल बोल रहा हूं तो समझिए एसआईटी पूछ रही है, और जहां जवाब बोलता हूं तो पिताजी बोल रहे हैं। सवाल, डेरे की कुल कितनी संपत्ति है? जवाब पिताजी का, मुझे नहीं पता, मैनेजमेंट बता सकती है। सवाल, डेरे में कोई अलग करेंसी चलती थी? जवाब, कूपन के बारे में सुना था, अलग करेंसी के बारे में कमेटी बता सकती है। अब देखिए, डेरे में टोकन चलते हैं, कूपन चलते हैं, तो अमूमन आम बात है। जब ये सवाल को गोल तरीके से, क्योंकि एसआईटी का या जांच अधिकारी जो भी आते हैं, उनको ये तरीका ऐसा, उनका एक ही सवाल को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाना और किसी भी छोर पर बात में घेर लेना। क्योंकि जब आपको याद होगा 2017 में जब सारा विवाद चल रहा था, तो उस दौरान एक बात चली कि डेरे की अपनी करेंसी है साहब। तब हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि अग्रवाल, बीकानेर स्वीट्स, तमाम तरह की जो मिठाइयों की दुकान है, वहाँ पर गोलगप्पे खाने के लिए भी टोकन सिस्टम होता है। प्लास्टिक का एक बैज मिलता है आपको, जिस पर 10 रुपये 20 रुपये ऐसे लिखा होता है। तो करेंसी नहीं होती है, वो एक टोकन है कि भाई बहुत बड़ी भीड़ आती है, लेन देन में, हिसाब किताब में क्लियरिटी रहे, इस करके वो टोकन्स होते हैं, यानी कि पारदर्शिता हिसाब किताब में रखने के लिए। पिताजी ने जवाब दिया कि जब एसआईटी ने पूछा कि डेरे में कोई अलग करेंसी चलती थी, पिताजी ने कहा कूपन के बारे में सुना था, कूपन टोकन चलते हैं, अलग करेंसी के बारे में कमेटी बता सकती है। जबकि आप और हम जानते हैं इस बात को कि डेरे में कोई करेंसी नहीं चलती, क्योंकि खरीदारी साहब आप और हम ही करते रहे डेरे में, कि गोलगप्पे, समोसा या कहूँ ब्रेड, चाय अगर हमने पी है तो टोकन के माध्यम से हम सब चाय पानी लेते रहे हैं। सवाल, डेरे की ज़मीन पर फैक्ट्री कैसे लगी, इनका मालिक कौन है? ये था सवाल नंबर 8। ये हो गया 9 नंबर सवाल है कि डेरे के ज़मीन पर फैक्ट्रियाँ कैसे लगी हैं, इनका मालिक कौन है? पिताजी ने कहा कि मुझे नहीं पता,
मैनेजमेंट बेहतर बता सकती है। सवाल नंबर 10, डेरे के कुल कितने श्रद्धालु हैं, यानी कि डेरा के फॉलोवर कितने हैं। पिताजी ने जवाब दिया कि लगभग 5-6 करोड़ श्रद्धालु हैं। सवाल नंबर 11, डेरे में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, फिर इतना पैसा कहां से आया। देखिए, ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी सवाल पर। पिताजी से पूछा गया कि जब डेरे में तुम चढ़ावा तो लेते नहीं हो, डेरे की संपत्ति ऐसे कैसे बढ़ सकती है या इतना पैसा कहां से आता है। तो पिताजी ने कहा कि जवाब में खेती बाड़ी और कैंटीन की इनकम से बाकी मैनेजमेंट बता सकती है। सवाल नंबर 12, परमार्थ इकट्ठा करने का क्या प्रोसेस है। देखिए, क्योंकि यहां पे इनकम को लेकर के सवाल था, तो दूसरा जो सवाल एसआईटी ने घुमा करके पूछा पिताजी से कि पैसे, अब मसला तो लेन देन का था ना, पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। सवाल परमार्थ इकट्ठा करने का क्या प्रोसेस, जबकि सवाल ये होना चाहिए परमार्थ क्या होता है। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि परमार्थ का प्रोसेस क्या है। जवाब दिया पूज्य पिताजी ने, मानवता और सृष्टि की भलाई के लिए संगत को अपने घर से रोज 1-1 रुपये निकाल कर रुपये लगाया जाता है, इसे ही परमार्थ कहा जाता है। सवाल नंबर 13, डेरा सच्चा सौदा कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी है, इसके दस्तावेज कहां से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर डेरा सच्चा सौदा कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है या सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो उसके डॉक्यूमेंट किसके पास है, कहां से मिलेंगे। तो क्या जवाब है साहब, ध्यान दीजिएगा आप। शाह सतनाम जी के नाम पर रजिस्टर्ड है, कागजात मैनेजमेंट से मिल सकते हैं। कौन सा सवाल था, 13। अब सवाल नंबर 14, डेरे के नाम पर कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उनसे पैसे कौन निकाल सकता है। जवाब, मैनेजमेंट बता सकती है। सवाल नंबर 15, डेरे का चार्टेड अकाउंटेंट कौन है, जिसके पास डेरे का हिसाब किताब रहता है। पिताजी ने कहा कि मैनेजमेंट बता सकती है। पिताजी ने ये नहीं कहा कि सच की रावाले बता देंगे या फलाना ढिगड़ा कोई है वो बता देगा। एक्चुअल में मैनेजमेंट का जो सीधे सीधे वो कहूँ कि भाई उसका मतलब क्या होता है मैनेजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को मैनेज करने वाले। अगर चार्टेड अकाउंटेंट से हिसाब किताब लगवाना है तो उसको कौन लगवाएगा, पिताजी बैठेंगे साथ में, क्या मैनेजमेंट के ही लोग बैठेंगे, मैनेजमेंट कमेटी के ही सेवादार बैठेंगे। खेती बाड़ी कितनी ज़मीन है जी, पिताजी ने जवाब दिया सीधे सीधे, भाई अब हमें हिसाब नहीं, क्योंकि खरीदारी होती रहती है, तो एक्चुअल में कितनी ज़मीन है ये मैनेजमेंट वाले बता सकते हैं। पिताजी सारा काम मैनेजमेंट से करवा रहे हैं और हम कह रहे नहीं, मैनेजमेंट वाले चोर हैं। सवाल नंबर 16, गुफा का क्या मतलब है, इसके बनाए जाने का क्या कारण है। पिताजी ने जवाब दिया, शाह मस्तानी जी गहरी गुफा में रहते थे, शाह सतनाम जी चौबारे में रहते थे, जो गोल आकार की थी उसे ही गुफा कहा जाता है। गलती मिलने पर मैंने उसका नाम तेरावास रख दिया। इस जगह पर परिवार और लांगरी को आने की इजाज़त है, यानी कि आम संगत जब पिताजी का निवास है उसमें नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो प्रांगण है उसका बहुत बड़ा जो ग्राउंड है जहाँ पर अब हम लोग अक्सर इकट्ठे हुआ करते, जहाँ पर एफिडेविट में आप सबने लिख के दिया है कि जहाँ पर कई लाख सेवादार इकट्ठे होते थे, डेरा मुखी का निवास स्थान जिसे तेरावास कहा जाता है। निवास स्थान का प्रांगण हो सकता है साहब, वो ग्राउंड हो सकता है निवास स्थान का, लेकिन वो निवास स्थान स्पेशली लिखा गया एफिडेविट में। लोग कह रहे थे कि एफिडेविट ऐसा था वैसा था, तुम गलत बता रहे हो। मैंने कहा हम गलत ही सही हैं साहब, हम गलत सही, ना हमें देखो ना हमें सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं कि हिंदी बड़ी सरल भाषा है, जो लिखोगे वही समझ में आएगा, जो बोलोगे वही समझा पाओगे। पंजाबी में शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अंग्रेजी तो बहुत ही ऊपर नीचे हो सकती है साहब, लेकिन हिंदी बड़ी सरल भाषा है। सवाल नंबर 17, डेरे में नपुंसक किस वजह से बनाए जाते थे। जवाब, इस बारे में मुझ पर केस चल रहा है, लेकिन यह झूठा आरोप है। पिताजी ने ये नहीं कहा इसमें कि जाके मैनेजमेंट से पूछ लो, भाई हमें तो पता ही नहीं है। पिताजी ने बहुत साफ बोला है और एक एक बात को वो मुंडेरे में कील ठोकते हैं जैसा, ऐसे एक एक जवाब मजबूती से दिया है। पिताजी ने कहा
कि डेरे में नपुंसक, सवाल पूछा था डेरे में नपुंसक किस वजह से बनाए जाते हैं। पिता ने जवाब दिया, इस बारे में मुझ पर केस चल रहा है लेकिन यह झूठा आरोप है। सवाल नंबर 18, हनीप्रीत कौर कौन है? जबकि हनीप्रीत कौर नहीं है साहब, हनीप्रीत इंसा या प्रियंका तनेजा, दो नाम है, लेकिन यहाँ नाम भी गलत तरीके से पूछा गया, या ये कहूँ कि ये प्रिंटेड मिस्टेक हो सकती है। ये कौन सा अखबार है? ये दैनिक भास्कर, इसकी तरफ से प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, मान लूँगा मैं। लेकिन इसमें लिखा है कि हनीप्रीत कौर कौन है, इसकी एडॉप्शन के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनवाया था या नहीं। एडॉप्शन मीन्स कि गोद लेने के लिए कोई दस्तावेज बनवाया था या नहीं बनवाया था। जवाब दिया, इसका ससुराल वालों के साथ झगड़ा चलता था, जो परिवार समेत डेरे में आती थी, हमने उसे धर्म की बेटी बना लिया। सवाल नंबर 19, आपने खुद चिट्ठी लिख सिक्योरिटी का जिम्मा लिया था कि पैरोल पर जा सको, अब पंजाब जाने के लिए सिक्योरिटी का बहाना बना रहे हो। ये सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। जब पिता ने पैरोल के लिए अप्लाई किया तो उसमें कहा गया कि हमारे अपने सेवादार हैं, वो इसमें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, जब हम जाएंगे तो जिस स्थिति से जाएंगे उसी से लौट भी आएंगे, तो पैरोल चाहिए। सिक्योरिटी का अगर लगता है कि तो सिक्योरिटी हमारे सेवादार बहुत सारे बच्चे हैं। अब उन्होंने कहा कि पंजाब में जाने पर आप सिक्योरिटी का बहाना क्यों बना रहे हैं? जवाब, चिट्ठी के बारे में हमें याद नहीं, मैं सरकारी सिक्योरिटी के साथ ही जेल से बाहर गया था। पंजाब जाने पर मुझे जान का खतरा है। कई आतंकवादी संगठनों ने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण नीलोखेड़ी बम धमाका है साहब। स्टेपनी बम कांड बोलते हैं उसे, स्टेपनी बम कांड, जिसमें ट्रक में स्टेपनी लगा करके उसमें आरडीएक्स भरा गया और कई फीट गहरा गड्ढा वहाँ पर हो गया था जहाँ सड़क पर बम फोड़ा गया था। स्टेपनी से धमाका किया गया था और स्कॉर्पियो थी ब्लैक कलर की, जो तहस नहस भी हो गई, लेकिन सेवादारों को नुकसान नहीं हुआ। उसमें पिताजी पहले उसी गाड़ी में थे, लेकिन शायद वहाँ पे एक नामचर्चा घर पड़ता नीलोखेड़ी के पास, वहाँ कुछ देर के लिए रुके थे पिताजी, तो वहीं गाड़ी पिताजी ने चेंज की। वो वालिद हो जाने पल पल की खबर रखते हैं, कब क्या हो सकता है, क्या होगा, और वो जो उनकी बात को मानते हैं साहब, परेशान भी नहीं होते। सवाल नंबर कितना है भैया? 20, डेरे ने राजनीति में हिस्सा लेना कब शुरू किया, इसकी क्या ज़रूरत थी? जवाब, मैंने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया, संगत ही फैसला लेती है। जो लोग कहते हैं कि राजनीतिक विंग बनाया गया है, तो इसमें पिताजी ने, मुझे भी अच्छे से याद है, पिताजी ने वचन किए थे, बेटा विंग किधे विंगा ना हो जो। तो पिताजी ने यहाँ पे वही जवाब दिया है कि मैंने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। कि पिताजी ने ये कभी नहीं कहा कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, प्रत्यक्ष रूप से कभी ना तो मैंने सुना है साहब, नहीं शायद आप लोगों ने सुना होगा। पिताजी ने कहा कि वोट डालने का फैसला संगत ही लेती थी, वही लेती है साहब। सवाल नंबर 21, नोटबंदी के दौरान पुरानी करेंसी बदलवाने का क्या तरीका अपनाया गया? ये सवाल पता है कौन से सवाल आ रहे हैं? ये सवाल एसआईटी वो पूछ रही है जो किसी कार्यक्रम में पूछे जाते हैं या समझाए जाते हैं संगत को, जी नोटबंदी में नोट बदलवा दिए, उसको करोड़ दे दिए, उसको 2 करोड़ दे दिए, उसको 10 करोड़ दे दिए। तो ऐसे ही छाट करके, अगर आपको लगता है कि मेरे इस कार्यक्रम को या किसी दूसरे कार्यक्रम को सिर्फ आप लोग देखते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस कार्यक्रम पर सरकार की नज़र भी रहती है और दूसरे कार्यक्रमों पर भी सरकार की नज़र रहती है, क्योंकि इन शायद 1-2 प्रोग्रामों के अलावा संगत की अवेयरनेस के लिए या संगत को गुमराह करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं चलाए जा रहे हैं, जहाँ से साथ संगत को सीधे सीधे कहते। देखिए, आई एम नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ डेरा सच्चा सौदा, बट आई एम फॉलोवर ऑफ पूज्य हजूर पिताजी। मैं डेरे का कोई ऑथराइज स्पोक्स पर्सन या ये कहूँ कि मैं कोई वक्तव्य देने वाला वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं पूज्य हजूर पिताजी का एक शिष्य हूँ, जो उनकी गैर मौजूदगी में कुछ लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं सेवादारों को। मैं कोशिश में हूँ कि बाढ़ ही खेत को ना खाए, तो उसी कोशिश में हूँ कि भाई आप लोग एकजुट रहें, उसके अलावा कोई दूसरा मकसद ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी के दौरान पुरानी करेंसी बदलवाने का क्या तरीका अपनाया गया? जवाब दिया पूज्य पिताजी ने, मैनेजमेंट ही बता सकती है। सवाल नंबर 22, आपकी दूसरी फिल्म एमएसजी का 18 सितंबर 2015 को रिलीज होना और 24 सितंबर को अकाल तख्त की तरफ से माफ़ी देना, क्या संबंध है दोनों बातों का? क्योंकि पंजाब में फतवा था कि पंजाब में फिल्में नहीं चलने देंगे एमएसजी वगैरह, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई एकदम से होगा? तो फिर मैंने जवाब दिया इसका। ये चिट्ठी दर्शन सिंह जी मेरे पास लेकर आए थे।
मैंने ही उस पर दस्तखत किए थे। अब लोग कहते हैं कि सेटिंग हुई थी साहब। चिट्ठी थी शायद माफ़ीनामे वाली होगी वो, और उस पर आप सबने पढ़ा भी था, सुना भी था कि पूज्य हजूर पिताजी ने माफ़ी मांगी, इस तरीके से कुछ। सवाल नंबर कितना है भैया? 23। फिल्म MSG 2 के पंजाब में चलने पर माफ़ी वापस क्यों ली गई? जवाब है साहब, इस बारे में मुझे दर्शन सिंह ने बताया, लेकिन कारण पता नहीं। दर्शन सिंह जी बता सकते हैं। सवाल नंबर 24। अगर आपको मैं बताऊं कि साहब मैं कोई तुर्रम का 30 मार खा नहीं हूं कि मैं कहीं और से निकलवा लिया कागज। ये प्रिंट आउट है मेरे हाथ में और वेबसाइट खुली हुई है दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर में तमाम सवालों के जवाब छपे हैं और मैं सीधे सीधे तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर रहा हूँ। जैसे लिखा है एज इट इज़ वैसे ही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये जो संगत को लोग गुमराह कर रहे हैं, ये समझने की चीज़ है साथ संगत जी। मैं चाहता मैं भी रंग बिरंगा करके टाइप करता इसको और आपके पास दिखाता, जी देखो ये सवाल है एज इट इज़ जैसे के जैसे हैं। जितने सवाल उसके अंदर छपे हैं दैनिक भास्कर में, उतने ही सवाल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अपनी तरफ से कोई भी एक बनावटी सवाल नहीं होगा। सवाल, अमरीक सिंह नाम का कोई PSO रहा है? जवाब, मुझे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी के बहुत सारे PSO रहा करते थे जो सरकार से कमांडो होते ना, काली वर्दी वाले, कई सारे मिला करते। तो पिताजी ने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। 25 नंबर सवाल, आपने हर जवाब में कहा कि मैनेजमेंट फैसला लेती थी। ध्यान से सुनिएगा साथ संगत जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस पर ही बड़ी मुत्थापच्ची है कि देखो जी पिताजी मुकर गए, पिताजी ने नहीं जाना, नहीं कुछ तमाम तरह का जैसे गुमराह कर सकते हैं वैसे। लेकिन मैं सवाल का जवाब हिंदी भाषा में है, हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूँ, पंजाबी क्षेत्र से नहीं आता, ना साउथ इंडिया से हूँ साहब, ना ईस्ट इंडिया से हूँ जहाँ पर भाषा का मतलब बदल जाए, शब्दों का उच्चारण ऊपर नीचे हो जाए। बहुत सरल भाषा में, हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ। आपने हर जवाब में कहा कि मैनेजमेंट फैसला लेती थी, इसका मतलब मैनेजमेंट ने आपके नाम का दुरुपयोग किया। तो पिताजी ने कहा कि अगर, ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, पिताजी ने ये नहीं कहा कि हाँ हमारे नाम का मैनेजमेंट ने गलत मिसयूज किया है। पिताजी ने क्या जवाब दिया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया होगा, अगर कुछ गलत किया होगा तो वह खुद जिम्मेदार होगी। पिताजी ने नहीं कहा कि नहीं जो भी कुछ किया सारा मैनेजमेंट का करा धरा है, हम तो फंसा दिए उन्होंने। पिताजी ने नहीं कहा ऐसा, जबकि कुछ लोग यही कह रहे हैं। बहुत सरल भाषा में पिताजी ने जवाब दिया है। कोई ये समझेगा साथ संगत जी में कि मैनेजमेंट का पक्ष रख रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली मैं आपको वो सवाल जवाब साझे कर रहा हूँ आपके साथ जिसके नाम पर संगत को गुमराह किया जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि साथ संगत को गुमराह किया जाए, बेपरवाह जी के प्यार प्रेम से आप सबको विमुख किया जाए, क्योंकि रूहानियत बड़ी दोधारी तलवार होती है साहब। ऐसा सुना है कि अहंकार को भी मार है, और जब आपके मन में आ गया कि यार मैं तो गलत फंस गया, तो भी साहब आपकी करी कराई भक्ति इबादत लग जाती है ठिकाने। जवाब दिया पिताजी ने कि अगर मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया होगा तो वो खुद जिम्मेदार होगा। पिताजी ने ये नहीं कहा कि मैनेजमेंट ने गलत कर दिया, हमें फंसा दिया, सारे मुकदमे उन्होंने बनाए, कहीं नहीं कहा पिताजी ने। जबकि पिताजी के पास तो मौका था, बिल्कुल एकदम पानी का पानी दूध का दूध कर देते, कहते कि भाई सारा कुछ मैनेजमेंट का करा धरा, सारा 45 मेंबरों ने फंसा दिया हमें तो। लेकिन नहीं, पिताजी ने कहा कि अगर मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया है, अगर मैं, और सीधा सीधा बोलने में, हाँ जी मैनेजमेंट ने किया है सब कुछ, हमें तो कोई जानकारी नहीं, ऐसा कह सकते थे पिताजी, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर हाँ ठीक है, अगर कुछ गलत किया होगा तो यार मालिक जाने, मालिक का काम जाने, वो जानते हैं इस बात को। सवाल नंबर 26, सिख प्रचारक बलजीत सिंह दादूवाल, पंतप्रीत ढंडरियावाला और हरजिंदर के साथ संबंध कैसे थे? पिताजी ने जवाब दिया, इनमें से कोई भी मुझे नहीं मिला, ना ही मैं इन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। घुकियावाली में हमारी गाड़ी पर अटैक हुआ, ड्राइवर फूल ने कहा था कि इसमें दादूवाल का हाथ हो सकता है। पिताजी ने कहा कि हम किसी भी दादूवाल को, ढंडरियावाल को, या कौन से प्रीत हैं उनको, किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन जो फूल ड्राइवर थे, उनके पिताजी के जो वाहन को चला रहे थे, उन्होंने बताया कि जब हम पर घुकियावाली पर हमला हुआ तो फूल ने बताया कि ये काम दादूवाल का हो सकता है या दादूवाल ने कराया है, इस तरीके का, लेकिन हम इन लोगों को नहीं जानते। अब
इतने सारे सवाल होने के बाद सवाल नंबर जब 27 आता है साहब, तो जो एसआईटी बेअदबी मामले की जांच कर रही है, अब सवाल नंबर 27 उनका आता है साहब। सवाल, बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बारे में किसने बताया? जवाब, मुझे इस बारे में दर्शन सिंह ने बताया। जब मैं सत्संग करने जा रहा था, मैंने कहा था कि यह बहुत गलत काम है, निंदनीय काम है। यह नहीं बताया गया कि किसने की है बेअदबी। पिताजी ने जवाब दिया, जब एसआईटी ने पूछा कि बरगाड़ी में जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई है, उसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिली, किसने बताया आपको? तो एसआईटी को जो जवाब दिया, पिताजी ने कहा कि मुझे इस बारे में दर्शन सिंह जी ने बताया। और वो भी जब बताया जब वो सत्संग के लिए जा रहे थे, सत्संग करने के लिए जा रहे थे। मैंने दर्शन सिंह को तभी कहा, यानी कि पिताजी ने कहा तभी, कि ये बहुत गलत हो गया है और ये बड़ा निंदा वाला काम है, कि ये एक अपराध की श्रेणी, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। यह नहीं बताया कि किसने की। पिताजी ने कहा कि दर्शन सिंह जी ने ये नहीं बताया था कि भाई वो बेअदबी किसने की है या किसने नहीं की है। बस ये जानकारी दी गई, पिताजी आज बहुत गलत काम हो गया पंजाब में, बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग इधर उधर मिले हैं गलियों में, तो ये बहुत दुखद घटना है। तो पिताजी ने कहा कि ये बहुत निंदनीय काम है। सवाल नंबर 28, बुर्ज जवाहर सिंह वाला में दीवानों में डेरे के लॉकेट उतरवाए गए, इस बारे में किसने बताया? आपका क्या रिएक्शन था? पिताजी ने जवाब दिया कि मुझे आज तक जानकारी नहीं थी, आपने ही बताया, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि बख्शे। सवाल नंबर 29, डेरे के लॉकेट उतरवाने पर अब क्या एक्शन होगा? जवाब, इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। अब देखिए, बहुत सारे लोग हम सेवादार जब पंचकुला जा रहे थे, तब भी बहुत सारे सेवादारों ने किसी के कहने में आकर के लॉकेट उतारा। हम भी कहे साहब हमने नहीं उतारा, लेकिन पिताजी ने बहुत स्पष्ट कहा है, कोई टिप्पणी नहीं है कि उनका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या विश्वास कम हो गया है या ज़्यादा हो गया, कोई टिप्पणी नहीं की। पिताजी ने कहा कि इस बारे में हम किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहते। सवाल नंबर 30, आप किस धर्म ग्रंथ को मानते हो? क्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जानकारी है आपको? तो पिताजी ने जवाब दिया, गुरु साहिबानों की पवित्र वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गीता, रामायण, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ हमारे यहाँ किसी का भी प्रकाश नहीं है। हम हमारे गुरुजी की लिखी डायरी, पवित्र दोहे और वाणी पढ़ते थे। सवाल नंबर 31, आपने चारों धर्मों का नाम गुरमित राम रहीम सिंह रखा, क्या किसी धर्मों के चिन्हों को अपनाया आपने? जवाब, पिताजी ने कहा कि हम सभी धर्मों का अदब सत्कार करते हैं, इसलिए यह नाम रखा, किसी धर्म का चिन्ह धारण नहीं किया है। सवाल नंबर 32, जिन्होंने आपके कहने पर, देखिए बड़ा गोल भाषा में सवाल है एसआईटी का, जिन्होंने आपके कहने पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की, उन्हें क्या इनाम दिया आपने? अगर इनाम नहीं दिया आपने, तो किस किस के अकाउंट में पैसे डलवाए? देखिए बड़ा एक अजीब सा सवाल है। जिन्होंने आपके कहने पर, यह एसआईटी आरोप लगा रही है पिताजी पर कि जिन्होंने आपके कहने पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की, उन्हें क्या इनाम दिया आपने? अगर इनाम नहीं दिया तो किस किस के अकाउंट में पैसे डलवाए? पिताजी ने जवाब दिया, मैंने किसी को इनाम नहीं दिया, ना ही अकाउंट में पैसे डलवाने की कोई जानकारी है, ना ही कोई पैसे डलवाए गए। जब किसी को कहा ही नहीं तो साहब इनाम या पैसा क्यों दिया जाएगा, बख्शीश क्यों दी जाएगी किसी को? सवाल नंबर 33 नंबर सवाल है साहब, बेअदबी करने के पीछे क्या मकसद था? क्या वह हल हुआ? कि भाई जो बेअदबी जो आपने करवाई, वो तो ये मान के चल रहे कि आपने करवाई है। वो लिख रहे हैं कि बेअदबी करवाने के पीछे क्या मकसद था आपका, और क्या वो मकसद हल हुआ? जवाब दिया पिताजी ने, हमने कोई बेअदबी नहीं की, ना ही किसी को ऐसा करने का आदेश दिया। सवाल नंबर 34 बेअदबी करने में किसका हाथ है? अब देखिए सवाल कितना घुमा दिया है। पहले कहा कि
आपने बेअदबी करने वालों को कितना इनाम दिया, उनके खाते में कितने पैसे डले। फिर अगला सवाल पूछा उन्होंने, बेअदबी करवाने के पीछे आपका क्या मकसद था, क्या वो हल हुआ। अब अगला जो सवाल आया, देखिए ना, 3 सवाल कंटिन्यू है, जो तीसरा सवाल है वो चेंज हो गया। बेअदबी करने में किसका हाथ है। अच्छा चलो, अगर आपने नहीं किया, ये मान रही है एसआईटी, अच्छा चलो आपने नहीं किया, तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। पिताजी ने जवाब दिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। सवाल नंबर 35 सिख धर्म प्रचारकों और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिबद्ध शब्दावली वाले पोस्टर लगाने का प्लान किसका था। जवाब, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूज्य पिताजी ने कहा जी हमें कोई जानकारी नहीं है, शायद ये बुर्जवाला की कहानी है। सवाल नंबर 36 धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा डेरा सच्चा सौदा का नारा है, इसे पोस्टरों में लिखने का क्या मकसद था। यानी कि अब बुर्ज सिंह वाला के बारे में जानकारी लेगी, जो बताते हैं कुछ पोस्टर चिपकाए गए थे गांव में जगह जगह, उस पर नारा भी लिखा था पंजाबी भाषा में। तो जवाब दिया पिताजी ने, एक दूसरे के सत्कार के लिए इस्तेमाल करते थे, पोस्टरों में लिखने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। पिताजी ने कहा कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हम जब मिलते हैं तो कोई राम राम करता है, दुआ सलाम होती है, उसको जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उस वक्त डेरा प्रेमी आपस में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा एक दूसरे के अदब में लगाते हैं, परमात्मा की याद आती है, तो इस तरीके से हम आपस में नारे का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन पोस्टरों में लिखने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सवाल नंबर शायद 37 बनेगा, ये बन गया 37। आप धार्मिक गुरु हो और सभी धर्मों के अध्ययन की बात कहते हो, फिर बेअदबी करने के लिए अपने चेलों को क्यों कहा। ध्यान से सुनिएगा साथ संगत जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। आप एक धार्मिक गुरु हो और सभी धर्मों के अध्ययन की बात कहते हो, फिर बेअदबी करने के लिए अपने शिष्यों अपने चेलों को क्यों कहा। पिताजी ने जवाब दिया, मैंने इस बारे में किसी को नहीं कहा। बेअदबी से जुड़े सभी आरोपों पर अब ये देखिए, ये ब्रैकेट में क्लोजर है ये इस खबर का, मैं आपको दिखा दूं। इसमें लिखा है कि पिताजी ने जवाब दिया, जब लास्ट सवाल का जवाब दिया, मैंने इस बारे में किसी को नहीं कहा। बेअदबी से जुड़े सभी आरोपों पर राम रहीम ने इनकार कर दिया। वहीं डेरे के कामकाज को लेकर पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट पर डाल दी है। पंजाब पुलिस की एसआईटी दोबारा रोहतक की सुनारिया जेल जाकर पूछताछ कर सकती है। हालांकि एसआईटी अभी गई थी दोबारा से हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि जज साहब, हाई कोर्ट ने सॉरी फरीद कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि भाई जज साहब हम दोबारा पूछताछ करना चाहते हैं, दोबारा ऑर्डर चाहिए जेल जाने का। तो जज साहब ने कहा कि आपको एक बार आदेश दे चुके हैं, अब आपने तय करना है कि आपने एक बार जाके पूछताछ करनी है, 2 बार करनी है, जब भी जाना है आप जा सकते हैं। तो हो सकता है कि 2-4 दिन में दोबारा से हम सबको खबर मिले कि पूज्य हजूर पिताजी से एसआईटी जानकारी लेने के लिए जा रही है। अब दिस इज़ द लास्ट वन, ये आखिरी पन्ना था। टोटल जो सवाल जो प्रकाशित हुए हैं अखबार में, इसमें कौन सा अखबार है, दैनिक भास्कर में, जो टोटल अभी मैंने देखो आपको ये लास्ट वन है, ये यहाँ पे लिखा है, बेअदबी से जुड़े सभी आरोपों पर राम रहीम ने इनकार कर दिया। वहीं डेरे के कामकाज को लेकर पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट पर डाली है। पंजाब पुलिस की एसआईटी दोबारा रोहतक की सुनारिया जेल जाकर पूछ सकती है। अब मैं आपको ये दिखा दूँ, इसमें भी क्या वाकई लास्ट पहला सवाल तो आपको दिखा दिया था मैंने, जामे इंसाफ करने का क्या मकसद था। देखिए दोबारा देख लीजिए, ये पहला सवाल है साहब, ये ऊपर राम रहीम जी से सवाल और उनके जवाब। सवाल पहला है, जामे इंसाफ करने का क्या मकसद था। और देखिए आप, पहला सवाल ये है साहब, जामे इंसाफ करने का क्या मकसद था। अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं इस पेज को, नीचे जा रहे हैं, ये सबसे लास्ट वाला, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। बेअदबी से जुड़े सभी आरोपों पर राम रहीम ने इनकार कर दिया। वहीं डेरे के कामकाज को लेकर पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट पर डाल दी, जबकि पुलिस की एसआईटी दोबारा रोहतक की सुनारिया जेल जा सकती है। तो सासंग जी, अब आपने ये पूरा मैंने आपको पढ़ के सुनाया, आपको कहीं इसमें 45 मेंबरों का कहीं जिक्र आया हो तो बताओ मुझे। लेकिन कल से पानी पी के कोस रहे हैं लोग 45 मेंबरों को, इनको तमाम तरीके से, जबकि पूज्य हजूर पिताजी ने तमाम जानकारियाँ किसके पास है साहब, मैनेजमेंट कमेटी के पास है। एसआईटी को कुछ पूछना है तो मैनेजमेंट कमेटी से पूछ लेंगे।
लेकिन बार बार इस बात को कहना कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये पांचों उंगलियां साहब बराबर नहीं है। ये अंगूठा छोटा सा है, उंगली छोटी है, फिर बड़ी बड़ी, फिर सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी। हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। एक परिवार में रहने वाले अगर एक बाप के 5 बेटे साहब, उनके भी विचार आपस में नहीं मिलते। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, डांगी साहब, ये आधे अधूरी या बनावटी काम नहीं आता है। ये पहला सवाल है, ये एज इट इज़। अब देखो, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रॉल करके। जो लोग आपको कम या ज़्यादा सवाल बता रहे हैं इनसे, तो आप उनसे बात करें इस बारे में। यार विजेंद्र ने तो सिर्फ 35-36 पढ़ के सुनाया, तुमने 100 सुना दिए, तो 100 कहाँ से हैं सवाल? मेरे पास इसके अलावा कोई तथ्य नहीं है। किसने क्या कहा, कौन क्या सुना रहा है आपको, कौन कैसे। तभी तो कह रहा हूँ डांगी साहब, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ आप एक एक देख लें, मैंने जो सवाल किए सब आपको दिखाई देंगे। जामे ये पहला यहाँ से शुरू होता है साहब, ये यहाँ से खबर शुरू हुई। यहाँ आ जाइए आप, फरीदकोट में ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए SIT गई। और देखिए, फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम से 114 सवाल पूछे गए थे। पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने रोहतक की सुनारिया जेल में पूछताछ की थी। हालांकि बेदबी के हर सवाल पर राम रहीम ने इनकार कर दिया। SIT ने जांच को आगे बढ़ाते हुए डेरे की चेयरपर्सन विपासना बहन को उपासना लिखा है, इसमें नाम गलत है, आप देखिए ये लिखा है, ये यहाँ पे चेयरमैन उपासना इंसा और वाइस चेयरमैन पंकज नैन को नोटिस भेज दिया है। राम रहीम से पूछताछ में मिले जवाबों को के बाद अब इनसे भी आगे पूछताछ हो सकती है, पड़ताल की जाएगी। जो पिता ने सवालों का जवाब दिया। 114 ही है साहब, लेकिन मुझे एक तो बताओ, मुझे सपना नहीं आता है। ये जो सवाल लिखे हैं, जो यहाँ लिखे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया एक एक, वो टोटल 37 सवाल प्रकाशित किए गए हैं। टोटल 114 में से शायद आई थिंक 37 सवाल हैं, जो 37 जो प्रकाशित किए गए हैं। कौन से अखबार में? ये है दैनिक भास्कर, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा भी, हाँ ये लिखा दैनिक भास्कर, बड़ा बड़ा लिखा है, ये लिखा है ऊपर भी दैनिक भास्कर। जब दैनिक भास्कर ने लिखा है, लिंक खोलो, ये सही लिखा है, अभी गर्ग साहब ने लिखा है कि आप लिंक खोल के पढ़ो। 37, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं जानता था कि उछल कूद होने वाली है बड़ी जबरदस्त तरीके से। मैंने कल इसलिए शाम को मेरी मीटिंग थी दिल्ली के मंत्री साहब के साथ में, और जूम पर थी। मैंने वो अपने फेसबुक पेज पर भी डाला उसका फोटोज़ वगैरह। लेकिन मैं आपकी जानकारी बताऊं कि मैं चाहता था कि लोग आपको गुमराह ना कर पाए। वो तो शुक्र है कि मैंने डाल दिया। तो वो ये कहते दैनिक भास्कर ने हमारी खोज है, पर्चा हिला के दिखाते हैं ऐसे कि हमने ये हमारी खोज है, हमारे बंदों ने निकाल के दी है। जबकि सच्चाई ये है कि जो मैंने आपको ये 37 पढ़ के सुनाया ना साहब, ये 37। और डांगी साहब, सच की राह पर शायद मैंने नहीं डाला था लिंक, या डाला है जहाँ तक मुझे ख्याल है साहब। ये सवाल है कहाँ इसमें? वो तो आप उस सवालों की बात करें जो आपको पढ़ाए गए हैं। मुझे नहीं पता कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। लेकिन जो दैनिक भास्कर अखबार में छपा है, मैंने हूबहू एज इट इज़ वही पढ़ के सुनाया है। मैं दोबारा मेहनत कर लेता हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है शायद मैंने अपने पास से पढ़ के सुना था। मैं दोबारा मेहनत करूँगा। मैं सिर्फ मेहनत भी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप उस भ्रम जाल से बाहर निकले साहब, जिससे मैं बहुत पहले निकल आया। और शायद आपको लगेगा कि मैं रिपीट अपनी बात को कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये अब हम वापस चल रहे हैं। मैं दोबारा से एक बार सवाल पढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं। देखिए, पढ़िए राम रहीम जी से सवाल और उनके जवाब। जामे इंसा करने का क्या मकसद था? गुरु गोविंद सिंह की नकल किस मकसद से की थी? अब ये देखिए, आप कह रहे हैं कि पहला सवाल था माता जी कहाँ से हैं। अब ये देखो, मैं तो ये कहता हूँ सत्संग जी, अगर ये सवाल पूछा जा रहा है पिताजी का कि आपकी माता जी कहाँ से थी, आपके पिताजी कहाँ से, तो सवाल गलत है। क्योंकि बेअदबी कांड से इन सवाल जवाबों कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कुछ ही पूछ के ले जाए। लेकिन जो सवाल इसमें दिख रहे हैं, मैं पहली बार इस बात को कह रहा हूं कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि ये वही सवाल और वही जवाब हैं जो पूज्य हजूर पिताजी से SIT के अधिकारियों ने पूछे हैं। लेकिन जब ये कह करके अखबार छाप रहा है, आप देखें अखबार ने लिखा है कि राम रहीम से पंजाब पुलिस के सवाल जवाब, हनीप्रीत गुफा और डेरे को लेकर 114 सवाल पूछे, बेअदबी के हर आरोप से डेरा मुखी का इनकार। इसको मैं आपको लिंक दोबारा इस प्रोग्राम के बाद डाल दूंगा। मैं डांगी साहब, आप ऊपर नीचे करके देख लें। मैं वही तो कह रहा हूं, आपको गलत तरीके से बताया जा रहा है साहब। मैं भी चाहता टाइप खट करके
बहुत सारी चीज़ें अपने पास से फैब्रिकेटेड सवाल बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। कौन किस मकसद से संगत, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इस बात को, आप प्लीज़ डांगी साहब ओपन माइंड देखिए, ओपन माइंड से सोचिए साहब। मेरे बहकावे मत आइए कि मैंने 37 सवाल पढ़ दिए, 114 आए थे। मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ कोरा कोरी बैठ करके यहाँ। मुझे बड़ा फ़ायदा होने वाला है इन सब चीज़ों से। आप मालिक के प्यारों ये समझो कि जब छपे ही 37 हैं अखबार में सवाल, 37 सवाल मात्र छपे 114 में से, और एसआईटी ने कहीं भी प्रेस रिलीज जारी नहीं किए कि ये लो जी बाबा जी के 100 सवाल है। मैंने कब कहा कि 114 सवाल मेरे पास है? मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि एसआईटी ने 114 सवाल पूज्य हजूर पिताजी से पूछे, जिसमें से सिर्फ 37 सवालों के सवालों सहित जवाब पूज्य हजूर पिताजी के प्रकाशित किए गए अखबार में। अब उसके बाद के 70-80 सवाल कहाँ गए किसी को नहीं पता साहब, मुझे तो नहीं पता। वो हैं भी या नहीं भी हैं ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता कि ये जो सवाल हैं ये असली हैं या नकली हैं, ये भी नहीं पता है मुझे। लेकिन अगर इस लिंक पे महज 37 सवालों के जवाब हैं, तो साहब वो लोग कौन हैं, कैसे गुमराह कर रहे हैं जो संगत को बता रहे हैं कि 50 हमने बता दिया, 50 और बताएंगे। मैं कह रहा हूं सरकार आपकी बात सही है डांगी साहब, मैं तो सबूत दे रहा हूं इस बात का कि मेरे पास 37 सवाल हैं, और सवाल का स्रोत क्या है? दैनिक भास्कर की वेबसाइट है। बिल्कुल हो सकते हैं। और सुनील वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया सरकार आपका कि आपने नीचे लिंक दे दिया। डांगी साहब अभी सुनील वर्मा जी ने एक लिंक दिया है दैनिक भास्कर का, तो आप यहां पर जाकर के इस खबर की पुष्टि कर सकते हैं यार कितने सवाल हैं। और डांगी साहब विनम्र निवेदन हाथ जोड़ करके आपसे, मालिक के प्यारे हो, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप और सबसे पिछले वाले पायदान का सेवादार हूं। मैं तो कह रहा हूं सारा का सारा गलत है, लेकिन जो आपको सच बता रहे हैं वो भी तो अखबारों से ही बता रहे हैं। उन्होंने भी कल कहा कि भाई इसमें नहीं है साहब, आप समझे बात को। मैं आपसे क्या कह रहा हूं डांगी साहब, प्लीज आप समझिए कि जो 37 पन्नों की जो सवाल जवाब मेरे पास है, 37 जो सवाल जवाब है इन 12 पन्नों में साहब, इसमें से किसी भी पन्ने पर कहीं जिक्र नहीं है। आप मेरी बात को सच मत मानो, मैं तो पूरा गपोड़ी हूँ साहब, सच कहूँ कहाँ, सच की राह थोड़ी है ये, तो ये गप की राह है। आप मैं गप मार रहा हूँ आपके साथ बैठ करके, लेकिन जो लोग सच बोलते हैं, जिनकी बात को आप सच मान करके सब कुछ कह रहे हैं, आप उनके प्रोग्राम को थोड़ा सा सुने और उसके बाद देखें कि वो कब कह रहे हैं। आप इस बात को समझिए, प्लीज आप समझें इस बात को कि उन्होंने भी कहा कि हाँ जी ये दैनिक भास्कर की खबर है, हम पुष्टि नहीं कर रहे इस बात की। अब वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपको दिखा भी रहा हूँ कि अखबार में 37 सवाल छपे साहब, ओनली 37। कहीं इसमें 45 मेंबरों का एक भी सवाल में जिक्र नहीं है। जब कल मैंने देखा कि एक बहन ने कमेंट डाला था पेज पर कि 45 मेंबरों का को कहा पिताजी ने नहीं जानते, अब क्या जवाब देंगे, पिताजी को झूठा बताएंगे। यानी कि सवाल नहीं है लेकिन सवाल बना दिया, क्योंकि आप कंफर्म नहीं कर सकते, आपके पास कोई सोर्स नहीं है जिससे आप कंफर्म करें कि जो बात कही जा रही है वो सही है या गलत है। लेकिन मेरे पास सोर्स है साहब। सोर्स क्या है? दैनिक भास्कर में छपी हुई खबर, और उस खबर को मैंने आपको दिखाया भी कहाँ से कौन सा सवाल है। आप मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं दोबारा से अपनी एनर्जी लगा लूँगा साहब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुराहे से लौट करके सही राह पर लौट आएँ, सही रास्ते पर रहें, सदगुरु के प्रति वफादारी दिखाएं, सदगुरु के बनाए गए। देखिए आप सबका सवाल होता है कि भाई आखिर क्यों कोई कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन आदमी इसमें सही है कौन गलत है, मेरा मानना है कि कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है जो जिसकी कठपुतली हम सब चल रहे हैं। डांगी साहब मेरी पूरा दिन आज कई सेवादारों से बात हुई है, उनके पास कहीं कोई खबर नहीं है पंजाब में, और एडिटिंग का ज़माना है, बहुत खूबसूरत तरीके से एडिटिंग होती है। मैं खुद फोटोग्राफर हूँ, मेरा अपना काम भी फोटोग्राफी का है। आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, जो साथी सेवादार नहीं जानते वो देख ले। ये अम्ब्रेला खड़ी है बराबर में, पीछे पर्दा लगा है, एक पर्दा उधर भी पड़ा है, और एक पिताजी के रहमत से छोटा सा कैमरा ये पड़ा है, ये देख लें आप, ये है मेरे पास कैमरा। कैसे एडिटिंग की जा सकती है कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा सकता है,
बहुत अच्छे तरीके से। मैं जानना चाह रहा हूं कि आप कहें तो सही साहब, मैं भी लाल नीले पीले करके छाप के सच की राह पे डाल दूंगा जी, बहुत सारे सवाल बना दीजिए। बिल्कुल साथ देना चाहिए साहब। मैं भी नहीं जानता, मैं भी मिला हूं शायद 1-2 बार डॉक्टर साहब को, 1-2 बार के कई बार मिला हूं। मैं भी प्रभाव में था, हो सकता है कि डॉक्टर साहब भी किसी के प्रभाव में हो सकता है कि और भी सेवादार हैं, बहुत सारे सेवादार जिनको मैं जानता हूँ, बहुत पर्सनली जानता हूँ, सब प्रभाव में हो सकते हैं। क्योंकि एक वक्त तो मुझे भी लग रहा था हाँ यार सब कुछ गलत है, लेकिन जब चीज़ें, मैं परिवार के साथ बैठा, शाही परिवार के साथ बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि यार मैं ही गलत हूँ। और जब सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए ना साहब, से भूला नहीं कहते। अगर आप लोग भी वापस लौटेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। जितने सवाल आप मुझसे पूछते हैं साहब, उतने उधर भी पूछ लिया कीजिए कि भाई छपे तो 37, तुम 50 कहाँ से बता रहे हो। जब इस पूरे बोल चाल में, बातचीत में कई 45 मेंबरों का जिक्र नहीं है, मैं पक्ष नहीं रख रहा हूँ किसी का। जितना गुस्सा आपके दिमाग में उनके प्रति, उससे कहीं ज़्यादा मेरे दिमाग में भी है। जितनी नफरत आपके दिल में है मैनेजमेंट के प्रति, उससे कहीं ज़्यादा मेरे दिल में भी है। मैं पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूज्य हजूर पिताजी जब कह रहे हैं हर बात के लिए कि ये काम मैनेजमेंट से पूछ लो, इसका जवाब मैनेजमेंट देगा, अब कैसे प्रचारित किया जा रहा है, देखो जी हो गए नंगे सारे के सारे। कमाल है यार। पिताजी ने ये तो कहा कि ठीक है, ये आप हमसे पूछ रहे हो कि कितना पैसा है डेरे के पास, तो ये जानकारी हमारे पास नहीं, ये मैनेजमेंट कमेटी बताते जो उसका हिसाब किताब रखती है। उनसे पूछा कि भाई अच्छा अकाउंटेंट कौन है, पिताजी ने कहा भाई इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिसने अपॉइंट कर रखा है अकाउंटेंट को वो बता सकता है। तो यार ये तो बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं। अगर पिताजी, और यहाँ देखिए अब मैं बल्कि एक बात बड़ी मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि पिताजी ने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जो कहते हैं कि मैनेजमेंट चोर है, मैनेजमेंट चोर है, मैनेजमेंट चोर है। उनके मुंह पे बहुत करारा तमाचा है पिताजी की ओर से, लगातार 2 तमाचे हैं। पहला भंडारे पर अभी देख लिया आपने तमाशा साहब, वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारे बच्चों को दंगे में शामिल करवा देंगे, तमाम पूरा जोर लगाया, लेकिन संगत ने रगड़े लगा दिए साहब सबके। इतनी बड़ी तादाद में संगत पहुंची कि बस सिर्फ संगत के सर ही सर दिख रहे थे, सड़क पे भी और दरबार के अंदर भी। मैनेजमेंट ऐसी, मैनेजमेंट वैसी, तमाम तरह की चीज़ें, चलिए जी मान लिया। लेकिन अब तो पिताजी ने कह दिया यार सब कुछ मैनेजमेंट ही जानती है, मैनेजमेंट ही कर रही है, मैनेजमेंट ही करती थी, मैनेजमेंट ही कर रही है। फिर एक सवाल घुमा के पूछ लिया, तो इसका मतलब क्या मैनेजमेंट आपके नाम का दुरुपयोग कर रही है। पिताजी ने कहा कि हो सकता है। पिताजी ये भी कह सकते थे हाँ बिल्कुल हमारे नाम का दुरुपयोग किया उन्होंने, हमें फंसा दिया। पिताजी ने ऐसा नहीं कहा। पिताजी ने कहा हो सकता है, जो करेगा वो भुगतेगा वो। अब आप ये कह देंगे नहीं जी वो तो संत महात्मा, वो तो ऐसी पर्दा रखेंगे सबका। साहब वो कल भी किसी से नहीं डरते थे, वो आज भी किसी से नहीं डरते। जब एक बार भजन आया था तो मेरी समझ में नहीं आया था शुरू में, जब वो भजन आया था मैं छोरा सु बब्बर शेर का, लेकिन आज फक्र होता है इस बात का कि पिताजी के जो सवाल जवाब पढ़े हैं तो उसमें पिताजी ने एक एक का पर्दा उठाया। जो लोग उंगली करते हैं ना इस बात की कि मैनेजमेंट ऐसी, मैनेजमेंट वैसी, मैं भी बहकावे में था, इसमें कोई फर्क नहीं। कहते रहो यार पलटू राम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। पलटू राम हूँ तो अपने सदगुरु के लिए पलटू राम हूँ। मेरे पलटने से मेरी कुलों का नाश होगा या विनाश होगा या विकास होगा, ये सतगुरु जानता है। किसी के श्राप देने जा कुलों का नाश हो गया, आड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी ने क्या रखी है 21 कुले पार। कब कहा? जब 29 दिन में हमारा वो तैयार हुआ था, क्या बोलते हैं 29 दिन या 45 दिन में, जो अपना गर्ल्स कॉलेज बना था मस्ताना जी के दरबार के साथ में। जब कशिश बना उस वक्त पिताजी ने कहा 7 कुले तब पार साहब, 21 7 28 कुले तो पीछे वाली गई ना पार। आने वालों को सदगुरु अपने चरणों से लगाए साहब, नाम दे रखा है सबको, एक छोटी बिटिया को छोड़ के। 8 लोगों का परिवार है, 8 में से 7 नामधारी हैं साहब, और पार जाएंगे। आने वाली कुलों का वो हिसाब किताब रखें जो जिनके चलेंगे साहब। 4 बच्चे हैं मेरे, 4 में से 3 के नाम है, नाम दिला रखा 3 को, 1 बचा है। तीन को नाम दिला रखा, छोटी बिटिया बची है। पिताजी आएंगे साहब, उसे भी नाम दिलवाएंगे। यहाँ कुछ डूबने तरने का, पार होने का कोई चक्कर ही नहीं है। वो जाने उसका काम जाने, क्यों अपने डोर दे रखे हैं साहब। हमने सदगुरु का हाथ नहीं पकड़ा है। आप सबने पकड़ा होगा साहब, मैंने सदगुरु का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपना हाथ सदगुरु के हाथ में पकड़ा रखा है।
हो सकता है नालायक हूं, छूट सकता है हाथ कहीं भी, लेकिन जब सदगुरु को हाथ पकड़ा दिया साहब, वो वाली दो जान है, यहां भी उसकी चलती है और वहां भी उसकी चलती है। मेरा आप सबसे निवेदन है सासंग जी, बहकावे में किसी के मत आओ। पिताजी ने एक एक चीज का, जब देखिए कोई भी सवाल देख ली, कोई भी सवाल उठाइए आप, अभी मैं आपको दो चार मोटे मोटे सवाल, एक है तुम्हारी फिल्में किस बैनर के तले बनती थी, उनसे कितना पैसा कमाया? जवाब, हकीकत एंटरटेनमेंट के बैनर के तले बनी। कमाई के बारे में दर्शन सिंह बता सकता है, इसके रिकॉर्ड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पिताजी कह सकते जी करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन पिताजी ने कहा कि एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। हाँ कमाए, इसका हिसाब किताब फिल्मों का दर्शन सिंह जी के पास है। पिताजी से फिर पूछा डेरे की कुल कितनी संपत्ति है। इसमें कहीं ये नहीं पूछा कि कितने एकड़ जमीन है तुम्हारे पास, इसमें कहीं आंकड़ा नहीं है साहब, कहीं कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन पिताजी ने जो जवाब दिया साहब, डेरे की कुल संपत्ति कितनी है, जवाब आया मुझे नहीं पता, मैनेजमेंट बता सकती है। उन्होंने कहा कि जाओ लाइव वालों से पूछो कितनी जमीन है हमारे पास, मैनेजमेंट तो चोर है। कहा पिताजी ने ऐसा? नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इसका हिसाब किताब लेखा जोखा, मैनेजमेंट का मतलब हिसाब मैनेज करने वाले, चीजों का बैलेंस करने वालों को मैनेजमेंट कहा जाता है। तो अगर आप लोग समझेंगे तो साहब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो वो और भी अच्छी बात है। यहां फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, यहां कोई टीआरपी का, व्यूवरशिप का कोई लेना देना नहीं साहब। आप देखो मोस्ट वेलकम, ना देखो तो भीड़ कम साहब, कोई फर्क नहीं है। कोई 1% आमदनी का जरिया नहीं कि आप लाइव करेंगे साहब, बक करूंगा बहुत देर तो आप बहुत सारे पैसे गिरेंगे, कोई चक्कर नहीं नोटों वोटों का और पैसों का साहब। वोट जिस दिन चुनाव लड़ूंगा अपने मोहल्ले से लड़ूंगा, आपकी शायद वोट भी नहीं है मेरे यहाँ किसी की, नहीं लड़ूंगा तो साहब वोट चाहिए नहीं आपकी। मैं आपके शहर, आपके गांव में आकर, आपके पिंड में आकर के मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि तुसी मैनू वोट पाओ या मेरी पार्टी नू वोट पाओ, कोई चक्कर ही नहीं है। जो लड़ेगा साहब वो मांग लेंगे आपसे वोट, वो आपका संवैधानिक अधिकार है, आप किसे वोट देंगे नहीं देंगे। ऐसे मेरा भी संवैधानिक अधिकार है, अगर मैं किसी राजनीतिक दल से आता हूं तो मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और मेरे अधिकारों का हनन मैं ही कर सकता हूं साहब। सदगुरु ने सक्षम बनाया, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मेरे अधिकारों का हनन करे कोई। तो मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, नेता हूं नहीं हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है साहब। जैसा सदगुरु ने बनाया है, अगर सदगुरु ने इन 5-6 करोड़ लोगों में से चुना है तो साहब मूर्ख आदमी को चुन सकते हैं, वो मूर्ख हूं मैं बिल्कुल एकदम। मुझे चुना है पिताजी ने, तो आप सबके बीच में पिछले 4 साल से बैठ के बकबक कर रहा हूं और मेरी गलती है इस बात की कि मैं पिछले 1-1.5 साल पूर्णतः राजनीति में संलिप्त रहा। राजनीति क्या, कोरोना काल में सेवा की बहुत ज़रूरत थी लोगों को, जहाँ जिस रूप में मैं पहुँच सकता था, जिस रूप में मैं काम कर सकता था, मैं सेवाएं दे सकता था, मैंने किया साहब। मोटिवेशनल बातें भी कि मैं लोगों के घर में जाके, जिनको जो पॉजिटिव थे बिल्कुल, जहाँ अपने वाले छोड़ के भाग गए घर वाले, उनसे जाकर के समझाया उन लोगों को, डरते नहीं है भाई, कुछ नहीं होगा, जब जरूरत पड़े ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे फ़ोन करना, मैं आऊँगा। जहाँ सरकारी कर्मचारी जो मोटी तनख्वाह पाते हैं वो सैनिटाइज करने से घबराते थे, अंदर बिल्डिंग में जाते साहब, वहाँ जाता था। किसकी ओट थी? मुझे पता था, मेरा अपना हाथ मैंने सदगुरु को पकड़ाया है। अगर मैंने पकड़ा होता शायद होता भीड़, मेले की भीड़ में कहीं ना कहीं छूट जाता है मेरा हाथ, लेकिन मैंने सदगुरु का हाथ पकड़ा, मुझे छुड़वाने की जरूरत नहीं, वो छोड़ेगा ही नहीं। मेरी डोर तेरे हाथ हो जाती है, जीवे मर्जी तू हिलाई जा। जैसे उसने मुझे हिलाया, जब उसे लगा कि कुछ वक्त दूर है ना साहब, मैं समय भी नहीं निकाल पाया, इतना भी बिजी नहीं था कि मैं समय नहीं निकाल पाता। लेकिन आज मैं इतना व्यस्त हूँ कि उसमें भी मुझे अगर समय निकालने का ख्याल दिया बेपरवाह जी ने, मैं आप सबके बीच में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा मकसद कभी नहीं रहेगा कि मैं आपको गुमराह करूँ या आपको अपने पीछे लगा लूँ, मेरे पीछे मत आइए साहब कोई भी। अगर पिताजी की दया मेरे से कभी मुझे मौका मिला जनसेवा का, या टिकट कभी मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, मैं तब भी आपसे नहीं कहूँगा यार मेरे यहाँ के प्रचार कर जाओ, कभी नहीं कहूँगा। मेरी अपनी टीम है, पिताजी की दया मेरे से 2 लोग मुझे जानते हैं, 4 को मैं जानता हूँ, तो उससे मेरा काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपके आगे कभी नहीं कहूँगा कि सासंग जी आ जाओ, हमारी पार्टी को जिता दो, हमें जिता दो, कभी नहीं कहूँगा मैं आपसे। वो मेरा सार्वजनिक जीवन है और डेरा सच्चा सौदा मेरा निजी जीवन है साहब। निजी और सार्वजनिक, जैसे घर में अलग होता है आदमी, बाहर अलग होता है, तो वैसा मेरा जीवन है। और छुपाया नहीं है, डे 1 से सबको पता है कि प्रेमी जी नेताजी है। अजय भाई जी बिल्कुल लग रहा है शायद इनको ऐसा, लेकिन मैं आपको, ये पिताजी का बहुत बड़ा एहसान है। मैं तो ये जानता हूँ कि पिताजी ने तो मौज कर दी इस बार,
एक एक चीज़ के बारे में बता दें कि मैनेजमेंट ही सारी करता धरता है, मैनेजमेंट ही करती है सब काम। अगर लंगर भी बनेगा तो मैनेजमेंट बनवाएगी, अगर डेरे में कुछ आएगा जाएगा तो मैनेजमेंट करती है। और हम कह रहे हैं जी दूसरों के बहकावे में आकर के कि मैनेजमेंट तो चोर है यार। जिस पिता ने ये कह दिया, इसमें लिखा है, मैं आपको एक लाइन है, शायद आपको शर्म नहीं आएगी क्योंकि हम बेशर्म हो चुके हैं, हमें शर्म नहीं आएगी। मुझे इस बात को कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि हम बेशर्म हो गए हैं। हम इतने गिर चुके हैं भी, अभद्र भाषा गाली गलौज करते हैं। हम इतने गिर चुके हैं कि जिस लड़की को पिताजी ने कह दिया कि हमारी मुंह बोली बेटी है, गोद ली हमने। और ये देखिए, ये शायद हो सकता है पिताजी की दया मेर से ही है कि जब हम सब कह रहे हैं कि ना, हम सब, मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूँ उसमें, किसी को लगे ना कि अपने आप को बचा लिया। हम सब कह रहे हैं ना बार बार कि हनीप्रीत दृढ़ बार चोर है, जोर जोर का शोर है, पता नहीं कुछ कुछ ऐसे स्लोगन चल रहे हैं। उस दौर में अगर बहन हनीप्रीत का जिक्र अगर पूज्य पिताजी कर रहे हैं, ये कहाँ गए भैया, हाँ सवाल था साहब, आप सब देखिएगा, सवाल नंबर है ये 18, आप देखिए। जिस दौर में ये कहा जा रहा है ना कि भाई राकेश हनीप्रीत चोर हैं, ये देखिए, ये लिखा है सवाल, हनीप्रीत कौर कौन है, इसकी अडॉप्शन यानी कि गोद लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनवाया या नहीं। जवाब दिया है पिताजी ने, इसका ससुराल वालों के साथ झगड़ा चलता था, जो परिवार समेत डेरे में आती थी, हमने उसे धर्म की बेटी बना लिया। और पिताजी ने कहा है, देखो रिटर्न में दिया है साहब, ये रिटर्न में है, अगर स्टेटमेंट है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ इसकी, कि फिर बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैं इस किसी भी सवाल जवाब की पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये सही है। लेकिन फिर भी अगर इसमें हनीप्रीत बहन का जिक्र है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि हनीप्रीत कौन है, क्या उसके गोद लिए हुए कोई कागज कार्रवाई हुई या वैसे ही, तो पिताजी ने कहा कि इनके ससुराल पक्ष में झगड़ा होता था, झगड़ा चल रहा था, और ये अपने पूरे परिवार के साथ दरबार में आया करती थी, और हमने इन्हें धर्म की बेटी बनाया। और हम क्या लिख रहे हैं, धर्म की बेटी चोर है। तभी तो कह रहा हूँ साहब बेशरम हो गए हम अपने आकाओं के इतने जबरदस्त चमचे हो गए, सदगुरु की शिक्षा को भूल चुके हैं। पिताजी ने कभी नहीं सिखाया कि बहन बेटियों की कदर ना करो, अभद्रता दिखाओ, कभी सिखाया पिताजी ने? नहीं सिखाया। लेकिन हम साहब बेशरम हो गए। हम क्या कहते हैं कि बहन हनीप्रीत चोर है, ये तो कह रहे हैं हम लोग, और क्या कह रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए साहब हम लोगों को। मुझे तो शर्म आती है साहब, आपको आती है नहीं आती है, आकर के चली जाती है शायद, मुझे नहीं पता है, लेकिन बड़ी दुखदायी बात है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि, जैसे पिताजी ने लिखा है ना कि हम उनके बारे में जिन्होंने लॉकेट उतरवाए, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते साहब। मैं भी ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जब पिताजी, हम कहते हैं कि पिताजी के वचन मानो जी, जो हमारे आसपास खड़े वो चिचड़ है, पूरा जोर लगा रखा है इस बात पे, तो यार इस बात पे भी थोड़ा सा जोर लगा लो। पिताजी ने कहा है कि हनीप्रीत को हमने धर्म की बेटी बनाया है, हम क्यों नहीं इस बात पे जोर लगा रहे हैं? नहीं जी, बार बार वीडियो चला चला के दिखाते हैं, मैं देखता हूँ क्या कमाल कर दिया, क्या रहा है, जो आसपास खड़े हैं वो चिचड़ हैं, फिर दूसरा दिखा, दूसरी वीडियो आ जाएगी सच कहूं वाले वैसा नहीं छापते जैसे हम चाहते हैं। लेकिन इसको भी तो चला लो यार, इसको भी तो लिख दो, इसको भी लिख लो, अपने पेज पर डालो कि पूज्य पिताजी ने कहा कि हनीप्रीत हमारी धर्म की बेटी है। नहीं कहेंगे साहब, क्योंकि हम बेशर्म हैं। हम थूक कर नहीं चाटेंगे, हम चाट गए साहब। हमें लगता था कि चिट्ठी गलत है, मैं भी बहकावे, जैसे आप लोग बहकावे में, वैसे मैं भी बहकावे में था। मैंने भी इस बात पर सवाल उठाया कि चिट्ठी नकली है, लेकिन जब पूजनीय आदरणीय माता जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि चिट्ठी पिताजी भेजते हैं, तो बात ही खत्म हो गई साहब, सारे सवाल खत्म। चिट्ठी असली है नकली है, गोभी राम के आलू राम के, किसके कोई मतलब ही नहीं है। अगर माता जी ने कहा कि चिट्ठी पूज्य हजूर पिताजी लिखते हैं, तो बात खत्म हो जाती है सारी। बिल्कुल वर्मा जी, बिल्कुल मैं सही। और मैं तो कहता हूँ पिताजी ने बड़े मौके पे इन सवाल जवाबों को लीक कराया है। मैं तो ये कहूँगा हरजीत बाबू जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और मेरी किसी बात से अगर आपको कोई ठेस पहुँच रही है साथ संगत जी, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम बेशर्म हो गए हैं, तो साहब मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे मुँह से गलती से निकल गया। आप सब मालिक के प्यारे हैं कि अगर मैं आप साथ संगत हैं और साथ संगत मालिक का रूप है, अगर मैं आपको भी कुछ गलत कहूँगा ना, तो शायद कहीं ना कहीं पिताजी को भी गलत कह रहा हूँ। मैं आपसे इस बारे में माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मुझे तकलीफ होती है इस बात की कि जब हम सब चीज़ों पे जोर लगा रहे हैं,
सब चीज़ों पे हम जोर लगा रहे हैं कि पिताजी ने ये कहा, पिताजी ने वो कहा, सब कुछ कहा, लेकिन पिताजी ने ये भी तो कहा है कि यार वो हमारी धर्म की बेटी है। आज तो रिटर्न में अखबारों में छपा है। कल पूछ लेना जब प्रोग्राम होगा, कल परसों तरसों नरसों जब प्रोग्राम हो तब पूछ लेना, भैया क्या पिताजी ने कहा था धर्म की बेटी है, हाँ या ना। और मैनेजमेंट को जो चोर कह रहे हैं लोग ना, उनको समझना होगा कि पिताजी ने हम सबको बताया कि सब कुछ मैनेजमेंट ही करती है उनके बाद, सब कुछ मैनेजमेंट कर रही है उनके बाद। किसी ने उस सवाल में पूछा कि भाई क्या मैनेजमेंट आपके नाम का दुरुपयोग करे, पिताजी ने कहा कि हो सकता है, लेकिन जो नाम का दुरुपयोग कर रहा है वो भुगतेगा। तो सतगुरु के प्यारों, गुनाहगारों के हाथ की कठपुतली मत बनो। मैं नहीं कहूंगा कि वो लोग गुनाहगार हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। मैं तो ये मान लेता हूं कि उनके भी कोई ऊपर है जो उन्हें अपनी उंगलियों पर, इशारों पर नचा रहा है। जिस प्रकार मैं किसी के लूप में था, ऐसे वो भी किसी के लूप में हो सकते हैं। तो मैं तो शायद सतगुरु का नालायक बच्चा हूँ, जल्दी समझ गया। क्योंकि जो नालायक लोग होते हैं ना, वो उछल कूद ज़्यादा करते हैं इधर उधर, कभी इससे बात कर ली, कभी उससे कर ली। साहब नालायक हूँ, थोड़ा सी इधर उधर से बातचीत करके पता लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, चीज़ों को समझने की कोशिश की, एफिडेविट को समझने की कोशिश की। इसमें एक चीज़ और भी खतरनाक आ रही है कि मोड़ मंडी की बात की जा रही है। मोड़ मंडी की बात का बरगाड़ी मसले से क्या लेना देना है साहब, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बरगाड़ी की जांच करने आती है एसआईटी, बात करती है पिताजी से, किस चीज़ की, मोड़ मंडी में तुम क्यों मरवाना चाहते थे। कहा हम तो जानते ही नहीं है भैया, हम क्यों मरवाएंगे किसी को, ऐसा नहीं है, गलत बात है। लेकिन इस चीज़ को चलाया जा रहा है कि डेरे वालों ने मरवा दिया, बम फटवा दिया, पता नहीं क्या क्या करवा दिया। कौन चला रहा है सब चीज़ें, मुझे तो आज तक भी नहीं पता है साहब कि मोड़ मंडी भी कोई मसला था। लेकिन आप सुन के पता लग रहा है हाँ कुछ मसला था यार। लेकिन और अब इसमें पढ़ा है तो वाकई कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ मसला है। हरबंस सिंह जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, महेंद्र इंसा जी यूएसए जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, बाबू जी अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, राम प्रकाश बाबू जी कक्कड़ साहब धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और जो भी सेवादार देख रहे हैं भाई, मेरा सबसे बार बार एक ही निवेदन है कि दरबार की बनाई गई, देखिए जिन लोगों ने पूज्य पिताजी के खिलाफ साजिश की, वो लोग कहीं ना कहीं पिताजी के जाने के बाद खुश हो गए कि हाँ यार चलो बाबा जी गए, काम खत्म, डेरे बंद, ताले लग गए सब पे। लेकिन डेरा खुल गया साहब, संगत आने जाने लगी। और 2018 लास्ट आते आते साहब संगत बहुतायात में जाने लगी। 2019 में तो लठ कटने शुरू हो गए साहब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से संगत आने लगी। तो लगा यार तो मामला गड़बड़ हो गया, बाबा जी के जाने कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो क्या करें। तो नई नई कहानियाँ साहब प्रकट हुई और आप सब उसके मोहजाल में हैं कि पिताजी को तो हम ही लाएंगे साहब। मैं जानना चाहता हूं कि मोड़ मंडी ब्लास्ट की कहानी से पिताजी कैसे बाहर आएंगे। आप भी समझने की कोशिश कीजिए, पूछ लिया कीजिए कभी कभी सवाल। और ये सवाल जरूर पूछेगा भैया, जब वेबसाइट पर दैनिक भास्कर ने सिर्फ 37 क्वेश्चन आंसर्स पेस्ट किए हैं, तो आपके पास इतने सारे नए नए सवाल कहाँ से जो उस पेज पर नहीं है। क्योंकि आपका स्रोत भी दैनिक भास्कर है, इसका मतलब कहीं तो झोल है साहब। तो झोल से बचिए और होशियार रहिए, होना मस्त है, रहना होशियार चाहिए। पिताजी अक्सर एक बात कहा करते थे, मैं ये मान लेता हूँ एक बार को कि सारे के सारे चोर हैं साहब, मान लिया मैंने भी एक बार को। लेकिन पिताजी अक्सर एक बात कहा करते थे, आप सब ध्यान दें इस पर, कि एडा बड़ा कसम केड़ा जे मगर चरित्र ना जाने, ओदे घर विच ओही वस सकदी जे सब चतराइयाँ भूल जावे। जब पिताजी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के पास भी ये सब पावर है, मैनेजमेंट के पास भी वो पावर है, सारी पावर्स मैनेजमेंट के पास है, तो पिताजी बार बार कहा करते थे कि ओदे घर विच वही वस सकदी जेड़ी सब चतराइयाँ भूल जावे। जो सब अकल का दखल जहाँ खत्म होता है साहब, वहाँ रूहानियत शुरू होती है। लेकिन अभी तो अकल का दखल चल रहा है ना। पिताजी ने कहा चलो जी ले लो एक और तमाशा, एसआईटी को बुलाया और एसआईटी को ऐसे ऐसे जवाब दिए साहब, कैसे कैसे जवाब दिए कि सारा काम मैनेजमेंट देखती है। अब इस सिक्के के दो पहलू हैं साहब, मैं आपको पॉजिटिव बता रहा हूँ, वो नेगेटिव समझा रहे हैं कि नहीं सारा काम मैनेजमेंट के पास था, पिताजी को फंसा दिया। पिताजी ने तो नहीं कहा कि, जब उनसे पूछा गया, एक सवाल है कि
बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल था। सवाल 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 हाँ, सवाल नंबर है साहब 25 नंबर है। और जिन सेवादारों के पास नहीं, मैं इस प्रोग्राम के बाद फिर एक बार इस पेज का लिंक, जो दैनिक भास्कर का जो पेज है, इसका लिंक डालूंगा और आप उसे देखिएगा। और ये सवाल नंबर 25 है साहब, मैं आपको उस पेज पर भी दिखाऊंगा। अभी 25 ये रहा सवाल। आपने हर जवाब में कहा कि मैनेजमेंट फैसला लेती थी, इसका मतलब मैनेजमेंट ने आपके नाम का दुरुपयोग किया। पिता ने जवाब दिया, साहब अगर मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया होगा तो वह खुद जिम्मेदार होगी। अब इस बात को ही कैसे कह रहे हैं कि देखा पिताजी ने बोल दिया मैनेजमेंट जिम्मेदार होगी। पिताजी ने कहा कि अगर का मीन से कंफर्म नहीं है। पिताजी कह सकते हैं हाँ हमारे नाम का गलत इस्तेमाल किया, इस बात के लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है। ये बस सरल भाषा है। हिंदी इज़ ए वेरी सिंपल भाषा साहब। हिंदी बहुत सरल भाषा है जिसमें जो कहोगे वही समझ में आएगा। अगर पिताजी ने कहा कि अगर मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया है, अगर मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया होगा और है, दोनों बहुत फर्क है दोनों चीज़ों में। अगर मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया होगा, ये कह सकते हैं पिताजी कि मैनेजमेंट ने गलत किया है तो वो इसके लिए खुद जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कहा पिताजी ने। पिताजी ने कहा कि अगर मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया होगा तो वह खुद जिम्मेदार होगी। अब इसी बात को आपको कैसे समझाया जा रहा है कि भाई पिताजी ने तो कह दिया, बहुत साफ बोला पिताजी ने, तो यार मैनेजमेंट की गलती है, मैनेजमेंट बोल दिया पिताजी खुद जिम्मेदार, मैनेजमेंट खुद जिम्मेदार, अंडरलाइन करके। हाउस स्लैट्स है गलत किया हो सकता है मे बी, लेकिन नॉट कंफर्म कि हाँ गलत किया है, हाँ किया है और मे बी में बड़ा फर्क है। तो चलिए मैं इसको आपको इनके पेज पर भी दिखा दूँ, इसी सेम सवाल के जवाब को। कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा मुझे, कहाँ है, यहाँ पे आएगा। ये देखिए लिखा है सवाल। आपने हर जवाब में कहा कि मैनेजमेंट फैसला लेती थी, क्वेश्चन मार्क के साथ। इसका मतलब मैनेजमेंट ने आपके नाम का दुरुपयोग किया। जवाब, अगर देख लीजिए साथ जी, मैंने प्रिंट नहीं किया ये, और ये इनका पेज है, ये देख लीजिए ऊपर मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर और www.bhaskar.com, ये आप पढ़ें। अगर मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया होगा तो वह खुद जिम्मेदार होगी। लेकिन यहाँ तो साथ जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, संगत को गुमराह करना, ये अनऑफिशियल बात है जो मैं कह रहा हूँ कि जब आपको पता लग जाता है, वकील जब बात करते हैं आपस में। चलिए इसको बात छोड़ देते हैं, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। किसी दिन मौका मिला तो आप में से 2-4 सेवादारों के साथ बैठ करके चर्चा होगी इस पर, सिरसा बैठेंगे कभी। जब आऊँगा तो बैठ के बात करेंगे कि आखिर 145 पन्नों की जो मेडिकल रिपोर्ट, उसका मसला क्या है। चलिए मोटे तौर पे बताता हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, चलिए मिलके बात करेंगे साथ संगत जी इस पर। ये थोड़ा सा सस्पिशियस मामला है तो उस पर बैठ के बात करेंगे हम लोग कि आखिर क्या रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी जब वो मेडिकल रिपोर्ट्स फाइल की गई कोर्ट में। तो मेरे द्वारा कही गई सभी बातें आज के प्रोग्राम में इस सवाल जवाब पर आधारित थी, जो दैनिक भास्कर नाम के अखबार में छपी है, जिसका लिंक ये दिख रहा है इसमें सामने, www.bhaskar.com/local/chandigarh/news/ram recognize every allegations of sacrilege responsibility put on management। तमाम तरह के आरोपों से अपने आप को बाहर किया और तमाम जो भी सवालात थे उन सब का रुख पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा मैनेजमेंट की तरफ किया गया कि भाई आपको डेयरी की कुल संपत्ति के बारे में जांचना है। और आपकी जानकारी की मैं बात बताऊं कि एसआईटीज़ पहले इन सब चीज़ों की जांच कर चुकी है। 2017 में डेयरी की कुल संपत्ति कितनी है, व्हाट आर द इनकम सोर्स ऑफ डेरा सच्चा सौदा, एंड कि डेरे के पास कितने एकड़ प्रॉपर्टीज़ है, डेरे के कितने अकाउंट्स हैं, तमाम चीज़ों की जानकारियाँ 2017 में ही एसआईटी के द्वारा जांच ली गई थी। तो ज़्यादा हैरान परेशान मत होइएगा। पिताजी ने अगर कहा है ना, वो वाली 2 जान है यार, पिताजी के सामने नहीं घटा कुछ भी। अब मुझे आपके मैसेज नहीं पढ़े जाएंगे, लेकिन चलिए फिर भी कि पिताजी के सामने नहीं घटा कुछ कि भाई
कि एसआईटी की जांच उनके सामने हो रही है, बहनों के सामने पूछताछ उनसे हो रही है, भाइयों पर लठ उनके सामने बजाया जा रहा है, सब कुछ उनके पीछे हुआ है। पिताजी जानते हैं इस बात को और वो वालिद हो जाना यार, उसमें कुछ कहना सुनना ही नहीं है। एसआईटी अपनी जांच कर चुकी है कि डेरा सच्चा सौदा की कुल संपत्ति, अकूत संपत्ति, चल अचल संपत्ति कितनी है। आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, या कहूँ कि एसआईटी के पास, हरियाणा एसआईटी, पंजाब एसआईटी, राजस्थान एसआईटी, जो एसआईटीज उस वक्त लगी हुई थी जांच में, उन सब के पास डेरे की तमाम जानकारियां हैं और वो बहनों ने खुद ही साझा की हैं एसआईटी के साथ। आप सबको याद होगा कि कभी बहन को बुलाया जा रहा है विपासना को, कभी चंडीगढ़ जा रही है बहन, कभी पंचकुला जा रही हैं, और कभी एसआईटी की एक टीम जाती नहीं थी, दूसरी वहाँ सर पे खड़ी होती थी कि भाई अब एसआईटी झज्जर आई हुई है, एसआईटी रोहतक आई हुई है, एसआईटी पंचकुला आई हुई है, एसआईटी चंडीगढ़ आई हुई है। तमाम डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग एसआईटीज, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती हैं साहब, वो आती थी और वो जानकारियाँ एकत्रित करके चली जाती थी। लेकिन अब हम सबको गुमराह किया जा रहा है यार कि मैनेजमेंट चोर है ना। पिताजी ने बताया है कि सारी जानकारियाँ मैनेजमेंट दे सकती है जी, और पहले भी मैनेजमेंट ने जानकारी दी। अगर विपासना बहन कोई जानकारी दे रही थी तो हु वाज विपासना? विपासना कौन थी? विपासना इज ए चेयरपर्सन ऑफ डेरा सच्चा सौदा। विपासना बहन नंबरदार दीदी हमारी डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन थी। शोभा बहन वाइस चेयरपर्सन थी। वही सबको जानकारियां आदान प्रदान कर रहे थे उस वक्त जब एसआईटी की जांच चल रही थी। लेकिन आज गुमराह किया जा रहा है कि यार तो सारे गलत हैं। पिताजी ने सबके मुंह पे तमाचा मारा है कि यार मैनेजमेंट से बात करो, मैनेजमेंट के पास सारी जानकारी, आपको एक एक बात का जवाब, जो आप सवाल जानना चाहते हैं, कितने पैसे हैं मैनेजमेंट बता देगी, कितने खाते हैं मैनेजमेंट बता देगी, कितनी जमीन है मैनेजमेंट बता देगी। लफड़ा ही नहीं है कुछ भी। तभी आप लोगों को पिछले 1 साल से मैनेजमेंट के खिलाफ किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि यार मैनेजमेंट को घेर लो, मैनेजमेंट को निपटा लो, 45 मेंबर को निपटा लो, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। डेरा सच्चा सौदा का पूरा सिस्टम धराशायी हो जाएगा। जिसके जो पैटर्न है डेरे का, क्या पैटर्न है? पूज्य हजूर जी, मैनेजमेंट 45 मेंबर जिम्मेवार, नीचे साथ संगत। 2 कड़ियाँ खत्म कर दो साहब, जजीर टूट के आधी उधर चली जाएगी और आधी उधर चली जाएगी। आधी कहाँ चली गई? आधी चली गई मैनेजमेंट से ऊपर ऊपर, आधी चली गई इधर नीचे संगत 45 मेंबर नीचे वाली। लेकिन ऐसा हो ना सका। उसका करारा जवाब आपने 19 नवंबर को दिया और रही सही कसर पूज्य हजूर पिताजी ने पूरी कर दी। और उसके बाद जो ये एक दैनिक भास्कर नाम का एक डेली न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से एक खबर मेरे हाथ में है और आप सबने देखा है, अखबार में छपा है, और उसका लिंक मैं भी इस प्रोग्राम के तुरंत बाद इसी पेज पर सच की राह पर डालूंगा। जो साथी देखना चाहें उस पर देख लें, और वो भी देखें जो लोग ये दावा करते हैं कि यार तुम गलत हो, वो सही है, वो सही है, तुम गलत हो। सारे सही हैं। मैनेजमेंट को तोड़ने की सारी कोशिश है, बिल्कुल सचिन भाई। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैनेजमेंट वाले हिम्मत करे हुए, आप सब हिम्मत किए हुए साहब, और अल्लाह मेहरबान है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि बिल्कुल बहकावे में ना आए, और आप खुद समझिएगा कि यार जब छपे ही सवाल 37 हैं तो 50 कैसे बन गए? इस पूरे 37 सवालों में कहीं भी जिक्र नहीं है किसी 45 मेंबर कमेटी का। लेकिन आपको सुबह ही देखा मैंने, यार ये तो कमाल हो गया, 45 मेंबर कमेटी चोर। पिताजी ने मुकर गए, पिताजी जानते नहीं उनको। अब कहा जाएगा पिताजी जानते नहीं, पिताजी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा सुनने को मिलेगा? कतई सुनने को मिलेगा। पिताजी ने बिल्कुल सच कहा है, और पिताजी ने कहा है कि जो भी सुनना है, जो भी जानना है, जा करके मैनेजमेंट से बात करो। डेरे के बारे में कोई जानकारी लेनी है। रही बात बरगाड़ी की, तो साहब हमें उस बारे में कुछ नहीं पता है। तो चलिए मालिक के पैरों, अगर और भी कोई से सवाल जवाब प्राप्त होते हैं, मैं फर्जी वालों की बात नहीं करूंगा, मैं ऐसे किसी तथ्यात्मक बात पर बात करूंगा जैसा इस अखबार की कटिंग में छपा है। ऐसा कुछ रहेगा तो आपका छोटा भाई आपकी सेवा में पुनः हाजिर होगा। और चलते चलते एक छोटा सा भजन याद दिला दी कि पिताजी एक भजन है बहुत खूबसूरत सा, और मैं चाहूँगा आप सब आनंद लें। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे भी, आप 60-70 ऊपर नीचे चल रहे हैं, एक बार सभी प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेवादारों को पहुंचना चाहिए।
क्योंकि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे बादल तो रोज उठेंगे साहब, प्रोग्राम तो रोज होंगे, लेकिन ऐसी बरसात रोज नहीं होगी। तो एक बहुत प्यारा सा भजन है, मैं चाहूँगा कि आप सब आनंद लें। और जब ये सब माहौल होता है जो मन को पीड़ा देता है ना साहब, तो बड़ी तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से। तो ऐसे वक्त में पिताजी की याद भी बड़े गजब तरीके से आती है, तो भजन भी बड़ा गजब सही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अभी और सिखाना है, ऐसे तो ना जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मुझे आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट के तुम, विश्वास हमेशा है। मेरी दुनिया के सरताज, दाता लौट के जल्दी आओ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ये आपकी रहमत है जो कुछ कर पाया हूँ, मैं जो भी जैसा हूँ बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपसे नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। प्रेमी कोई चाह नहीं, बस इतनी शान मिले, जब भी लूं जन्म कहीं, मुझे आपसे ना मिले। प्रेमी करते फरियाद, दाता जल्दी लौट के आओ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सब बेपरवाजी पर अपना अथाह प्रेम विश्वास इसी प्रकार बनाते रहे। दुनिया तो कुत्ता है साहब, वो ऐसी भोगती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कहने सुनने से। उसका रहमो करम हमसे ज़्यादा उन पर बरसे साहब, जो उसे बुरा कहते हैं, जो उसे गालियाँ देते हैं, उन सब के घरों में सुख शांति रहे और वो बसे रहें। ये अरदास है बेपरवाही से। जो आपको गलत कहते हैं या आपके परिवार बच्चों को गलत कहते हैं, हम आपके बच्चे हैं पिताजी, अगर जो भी कोई गलत कहता है उन सब के जीवन में सुख शांति आज से ज़्यादा रहे और उन सब पर अपना अथाह प्रेम का समुद्र ऐसे ही उड़ोलते रहें आप। अगर मुझसे कुछ कार्यक्रम के दौरान कुछ गलत कहा गया हो और आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा हो, तो छोटा भाई हूँ आपका, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं साथ संगत जी, कल फिर दोबारा से बात करेंगे एक बार इसी पर, कुछ और सवालों के साथ,
कुछ एक बनावटी चीज़ों के साथ, सवाल बनावटी क्या है उस पर भी बात होगी। तो चलिए अब विदा चाहता हूँ आपसे, मिलते हैं कल। मिलने का समय 8 बजे का रहेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। और एक बार निवेदन हो रहा आपसे कि प्लीज़ आप प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा। श्याम सुंदर नारंग जी, अमृतपाल मेहता जी, अमित चंद जी, रघुवीर जी, और हमारे भोला सिंह इंसा जी, और जो भी सेवादार बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं पता मुझे सबके जो जो आ रहे हैं, बलवीर इंसा जी, परमजीत सिंह राणा जी, और जितेंद्र मिगलानी भाई जी, धन धन सगुत्र ऐसा, शीशपाल जी, सचिन भाई, और बलजीत इंसा जी, बेबी कुछ करके लिखा है पंजाबी में, और शीशपाल बाबू जी, संतोष सिंह जी, जीवन इंसा जी, ओम प्रकाश इंसा जी, अमित चंद जी, सभी का इस अपने कार्यक्रम में, सोमवीर भाई, धन धन सतगुरु त्रियासरा, अजय मीत गुजर भाई जी, इसमें लिखा है धर्म की बेटी बना ली। बिल्कुल, धर्म की बेटी का मतलब कि गोद ली हुई बिटिया ये। तो लेकिन इस बात पर भी कोई चर्चा नहीं करेगा। मैं तो चाहता हूं कि आप लिखें सभी सेवादार की, और जैसे मुझे नहीं आती हैं बहुत सारी चीज़ें, कलर करके ऐसे अंडरलाइन करके करना, आप सब करके चलाइए इस बात को कि पिताजी ने कहा है, कि पिताजी ने लिखवाया है, या पिताजी ने कहा है कि भाई हनीप्रीत उनकी धर्म की बेटी है। तो चलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा, आज का प्रोग्राम ज़्यादा सेवादारों को मिले, और शायद वो भी उस भ्रमजाल से बाहर निकल पाएँ जो उनके आसपास बुना गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट गलत है, और पिताजी ने कहा है कि सारा काम ही मैनेजमेंट देखती है। तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। तो आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। और मोड़ से बाबूजी पहचान लिया, अमृतपाल जी मैंने बिल्कुल पहचान लिया, और पप्पू राम जी, धन धन सदगुरु तेरा। चलते चलते चलिए पप्पू राम जी की 2 लाइनें और गुनगुना देता हूँ। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। तैनू जान दी पई है साडी जान ते पई है, तैनू जान दी पई है साडी जान ते पई है, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई है, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी, कसम रब दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और चलते हैं मालिक के पैरों, मिलते हैं कल। मिलने का समय ही शाम को 8 बजे रहेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय साहब जी। और हाँ, हो सकता है शायद अगर मेरी कोई मीटिंग लगेगी तो मैं पहले लिख करके डाल दूंगा भी आज हमारी मीटिंग है। तो अब बिजी हूँ तो पिताजी उसमें समय नहीं कर रहा। जब वेला था तब दुनियादारी काम में व्यस्त था, लेकिन जैसे जैसे मौका मिलेगा आपके बीच में आपका छोटा भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। तब तक के लिए, कल तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।